मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। जॉन गेसी, जो कि एक क्लाउन किलर के नाम से जाना गया था, उसके बचपन के बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसके लिए मार पिटाई एक आम बात। जॉन का जन्म शिकागो में हुआ और परिवार में वो अपनी माँ और 2 बहनों के तो करीब था, लेकिन अपने पिता के साथ रिलेशन कुछ खास नहीं थे। जॉन का पिता एक शराबी था जो फैमिली को फिजिकली अब्यूज भी करता था। उसके पिता हमेशा उसे डम्ब और बेवकूफ कहकर उसे बेइज्जत करते रहते थे और जॉन को उसकी दोनों बहनों से कंपेयर करते हुए उसे नीचा दिखाते थे। एक बार जॉन ने एक कार इंजन के पुर्जों को गलती से गलत तरीके से असेंबल कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर उसके पिता ने उसकी चमड़े की बेल्ट से पिटाई की थी। और जब उसकी माँ ने जॉन को उसके पिता के अब्यूज से बचाने की कोशिश की तो उसका पिता उसे मामाज बॉय को एक इंसल्ट की तरह कहकर चला जाता था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस बदसलूकी के बावजूद जॉन अभी भी अपने पिता से प्यार करता था, हालांकि उसे पता था कि वो अपने पिता की नजर में कभी भी अच्छा नहीं था। जॉन एक ओवरवेट और अनएथलेटिक बच्चा था और दिल की बीमारी की वजह से उसे स्कूल में भी सभी खेलों से दूर रहने के लिए कहा जाता था। 4th क्लास में जॉन ने ब्लैकआउट्स एक्सपीरियंस करने शुरू किए। ब्लैकआउट्स में इंसान का दिमाग टेम्परेरी कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाता है और उस वक्त की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। जॉन ने 14 और 18 साल की एज के बीच लगभग 1 साल हॉस्पिटल में बिताया, लेकिन उस वक्त भी उसके पिता ने एक बार भी अपने बीमार बेटे को सिंपैथी नहीं दिखाई और कहा कि सबका अटेंशन लेने के लिए बीमार होने का ड्रामा कर रहा है। हाई स्कूल में जॉन के दोस्तों में से एक ने कई इंसिडेंट्स को याद किया और जब उसके पिता ने बिना किसी वजह ही अपने बेटे का मजाक उड़ाया और उसे पीटा, लेकिन तब भी जॉन ने कभी भी वापस अपने पिता पर हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी उसने नजर ही मिलाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जॉन को बुरा या अनफेयर नहीं लगा या फिर उसे कभी गुस्सा ना आया। और जॉन का यंगस्टर्स को पकड़ कर ले जाना, फिर उनका रेप और टॉर्चर करके सेटिस्फैक्शन लेने की वजह से उसका ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अपने पिता की एक्सपेक्टेशंस पर कभी खरा ना उतर पाने की फ्रस्ट्रेशन और हमेशा पिता का अनफेयर रूड बिहेवियर झेलने का फ्रस्ट्रेशन। कभी 30 मर्डर्स के बाद भी जॉन बाहर से एकदम नॉर्मल था और रॉबर्ट की तलाश में जब उसके घर की तलाशी ली गई तब भी जॉन ने बिना किसी रिग्रेट के झूठ बोला। पुलिस ने जॉन पर 12 घंटे के बेसिस पर निगरानी के लिए 2 मेंबर सर्वेलेंस टीम बनाई। दिसंबर 16 तक जॉन सर्वेलेंस डिटेक्टिव्स के साथ फ्रेंडली रहा और रेगुलरली उन्हें रेस्टोरेंट में खाने के लिए और कभी कभी बार में या फिर अपने घर पर ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता था। लेकिन फिर भी उसने बार बार यही कहा कि उसका रॉबर्ट के लापता होने से कोई लेना देना नहीं था और ऑफिसर्स पर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसे परेशान करने का आरोप लगाया। 18 दिसंबर तक जॉन में लगातार निगरानी से परेशान होने के साइंस दिखने शुरू हो गए, जैसे कि उसने पिछले दिनों से शेव नहीं किया था, थका हुआ और एंग्शियस दिखाई दे रहा था। इसके अलावा वो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। उस दोपहर जॉन पुलिस के खिलाफ $7,50,000 का सिविल सूट यानी मुकदमा तैयार करने के लिए अपने वकीलों के ऑफिस चला गया और डिमांड मांग करी कि पुलिस अपनी निगरानी बंद करे। उसी दिन जॉन की रसोई में मिली निसान फार्मेसी फोटो रिसिप्ट की सीरियल नंबर से 17 साल की लड़की किम्बरली बायर्स को ट्रेस किया गया, जो रॉबर्ट के साथ निसान फार्मेसी में काम करती थी। किम्बरली ने बताया कि उसने खुद को ठंड से बचाने के लिए 11 दिसंबर को वो जैकेट पहनी थी और रॉबर्ट के स्टोर से निकलते ही उसे वो जैकेट देने से ठीक पहले उसने वो रिसिप्ट यानी रसीद जैकेट की जेब में रख दी थी। और तब रॉबर्ट एक नई कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए वहां से निकला था। किम्बरली के इस बयान ने जॉन के पिछले बयानों को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि जॉन का कहना था कि 11 दिसंबर की शाम को रॉबर्ट पिएस्ट के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। 19 दिसंबर को इन्वेस्टिगेटर्स जॉन के घर पे एक सेकंड सर्च वारंट लेकर गए। एक ऑफिसर ने जॉन को बातों में लगाया, एक दूसरे ने अंदर की तलाशी दी। 20 दिसंबर की शाम को गेसी अपने वकीलों के ऑफिस में एक स्केड्यूल्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए गया
और जाहिर तौर पर पुलिस के खिलाफ अपने सिविल सूट की प्रोग्रेस पर डिस्कशन की। जॉन के लॉयर ने उसे ड्रिंक्स ऑफर की और दोनों ने शराब पीते हुए डिस्कशन किया। मीटिंग के बीच में जॉन ने अपने लॉयर को डेस्क से न्यूज़पेपर पर उंगली रखी, जिसके फ्रंट पेज पर रॉबर्ट पिएस्ट के लापता होने का आर्टिकल लिखा था। जॉन ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, ये लड़का मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है, और अब एक नदी में। इतना ही नहीं, जॉन ने शराब के नशे में अपनी पूरी क्राइम हिस्ट्री का चिट्ठा खोल दिया। जॉन की नजर में उसके विक्टिम्स मेल प्रोस्टिट्यूट्स या फिर यूं ही आवारागर्दी करने वाले झूठे यंगस्टर्स थे, और जब वो उठता था तो अपने फ्लोर पर उन्हें मरा हुआ देखता था। उसने जो शराब पी थी उसकी वजह से जॉन अपने कन्फेशन के बीच में ही सो गया। कई घंटे बाद जागने पर गेसी ने अपना सिर हिलाया जब उसके लॉयर ने उसे बताया कि उसने लगभग 30 लोगों का मर्डर करने की बात कबूल की है। और ये बात सुनकर जॉन ये कहकर वहां से निकल आया कि उसके पास और भी कई जरूरी काम करने को। हालांकि वो जानता था कि उसकी गिरफ्तारी तो अब होनी ही थी, और इसलिए वो अपने दोस्तों से मिलने और लास्ट बार मिलना चाहता था। जॉन अपने एक साथी और दोस्त रोनाल्ड के घर चला गया। उसने अपने दोस्त को गले लगाया और रोते हुए कहा, मैं एक बुरा इंसान रहा, मैंने 30 लोगों को मार डाला। जॉन को 33 हत्याओं के आरोप में 6 फरवरी 1980 को ट्रायल के लिए लाया गया था। उसके डिफेंस काउंसिल के वकील की रिक्वेस्ट पर जॉन ने अपने ट्रायल से पहले साल में डॉक्टरों के साथ 300 घंटे बिताए। उसने साइकोलॉजिस्ट टेस्ट दिए ताकि साइकियाट्रिस्ट ये डिसाइड कर पाए कि क्या जॉन मेंटली कोर्ट में खड़े होने के लिए केपेबल है। लेकिन जॉन ने डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश करी कि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसकी 4 और पर्सनालिटीज है, एक मेहनती, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक जोकर, एक एक्टिव पॉलिटिशियन और एक जैक हैनली नाम का एक पुलिस ऑफिसर जिसे उसने बैड जैक नाम दिया। जॉन ने कहा कि अभी तक उसने जो भी क्राइम्स कबूल किए वो सब जैक के क्राइम्स थे, जिसे होमोसेक्सुअलिटी से नफरत थी और जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स को कमजोर, मूर्ख के रूप में देखता था। लेकिन जॉन के लाख बार कहने के बाद भी प्रोसिक्यूटर्स ने केस प्रेजेंट किया कि जॉन मेंटली की दिमागी हालत बिल्कुल सही थी और उसका अपने कामों पर पूरा कंट्रोल था। कोर्ट ने जून 1977 में जॉन के किए हर मर्डर के लिए मौत की सजा दी। पब्लिश्ड रिपोर्टों के अनुसार जॉन एक डायग्नोस्ड साइकोपैथ था जिसे अपने क्राइम्स का कोई पछतावा नहीं था और फांसी दिए जाने से पहले उसका लास्ट स्टेटमेंट ये था कि उसे मारने से दूसरों के नुकसान की भरपाई नहीं होगी। उसकी मौत से वो मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। 10 मई 1994 को 12:58 जॉन की मौत की कंफर्मेशन मिलने के बाद उसका सर शरीर से हटा दिया गया था, जो अब हेलेन मार्सन के कब्जे में है, जिसने जॉन और कई साइकोपैथ सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लिया था। जॉन वेन ग्रेसी सही मायने में एक प्योर खलनायक था, जिस पर बचपन में अपने पिता से मिले टॉर्चर का असर उसकी पूरी जिंदगी चला। हालांकि बेरहमी से किए गए 33 मर्डर्स के लिए पिता से गुड अटेंशन ना मिलने का एक्सक्यूज को इस्तेमाल करना जस्टिफाई नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये साइकोपैथिक बिहेवियर की शुरुआत बचपन से ही हुई होगी, क्योंकि जैसे कि हमने सुना कि जॉन कभी भी अपने पिता से लड़ता नहीं था, लेकिन उसके पिता उसे बार बार उकसाने की कोशिश करते थे कि वो उठे और लड़े, और जॉन ने कभी अपने पिता से नजरें भी नहीं मिलाई थी। लेकिन उसका वो गुस्सा, वो दर्द न जाने कितने लोगों को फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज करके निकला। तो खलनायक फिल्म में हालांकि एंड में खलनायक ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि खलनायक 2 में विलन शुरू से लेकर एंड तक खलनायक ही रहेगा और ऐसे साइकोपैथिक कैरेक्टर के लिए जॉन गेसी की कहानी से इंस्पिरेशन ली जा सकती है, जो खलनायक 2 का असली खलनायक बनेगा। तो आपके क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।